जीओसी लेक्चर नंबर 8। एंटी और सिन वापस बता दें। एंटी और सिन वाली किसमें बताई थी? एक तो बताई थी ऑक्साइन्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें हम बात कर रहे थे ऑक्साइम की बात किया था। ऑक्साइम में मैंने बोला था वो कंपाउंड होंगे जिसमें C डबल बॉन्ड NOH होगा, है ना, यही बात हुई थी। मान लो इस तरीके से कोई ऑक्साइम है और यहाँ पे क्या हो जाए आपका, क्या बताया था मैंने, एक तो लोन पेयर ही हो, हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन था एटम, इस तरीके से, ठीक है। तो H और OH की पोजीशन से देखना है ऑक्साइम में, H और OH की पोजीशन अगर अपोजिट साइड दिख रही है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे दिखाई दे रही है, अलग अलग उसमें दिख रही है, तो कौन सा फॉर्म बोल देंगे इसको? एंटी बोल देंगे। ऑक्साइम के लिए स्पेशल केस है। और अगर ये H और OH की पोजीशन कहाँ हो जाए, एक ही साइड हो जाए, तो उसको क्या बोल दोगे आप? उसको कौन सा फॉर्म बोल दोगे? सिन फॉर्म। एक ही साइड हो गई, H और OH की पोजीशन से देखते हैं ऑक्साइड्स। एजो कंपाउंड में देखेंगे लोन पेयर की पोजीशन, लोन पेयर किस तरफ जा रहा है, जैसे C6H5 के साथ हमने देखा था N डबल बॉन्ड N था, इसमें दोनों लोन पेयर अगर अब ऊपर के साइड हैं या दोनों लोन पेयर नीचे के साइड हैं तो क्या बोलेंगे उसको? सिन बोल देंगे। और इसी का अगर एंटी बनाना है एजो में तो एक लोन पेयर को ऊपर की साइड कर दीजिए, एक लोन पेयर को नीचे की साइड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा? एंटी। सिन एंड एंटी लास्ट क्लास में बात हुई थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। अब कंपाउंड में मान लीजिए एक डबल बॉन्ड है या एक साइक्लिक रिंग है, तो उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि एक सिस आइसोमर बनता है और एक ट्रांस आइसोमर बनता है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड हो, 3 डबल बॉन्ड हो, 4 हो, 5 हो, तब हम लोग कैसे निकालेंगे अलग अलग सिस और ट्रांस की का नंबर कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से थोड़ा लंबा हो जाता है, फॉर्मूला से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, तो लिख लीजिए, अगली हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये तो नोट किया हुआ है लास्ट क्लास में, दोबारा क्यों कर रहे हैं? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर एक ही डबल बॉन्ड था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही होंगे, एक सिस एक ट्रांस हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, मोर देन 1 है, तो अपने को क्या देखना है फिर? 2 केसेस है इसमें, 2 फॉर्मूला याद रखना है, एक है आपका A, दूसरा है आपका B। इसमें है सबसे पहला है कि आपका अगर जैसे मान लो एल्कीन है और उस एल्कीन में 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, 4 है, 5 है, एल्कीन को आप देखेंगे, एल्कीन का जो साइड है, साइड का मतलब एंड जो होता है, एक एंड और दूसरा एंड, साइड के जो एंड होंगे, अगर साइड एंड के ग्रुप सेम हैं, साइड एंड के ग्रुप अगर सेम हैं तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और एल्कीन के साइड एंड के ग्रुप अगर डिफरेंट हैं तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उससे हम लोग निकालेंगे।
कंपाउंड है एल्कीन ऐसा जिसमें दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है, दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं पॉलीईन। उस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं? पॉलीईन, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो। साइड एंड को देखेंगे, अगर साइड एंड डिफरेंट है और साइड एंड सेम है तो अलग अलग फॉर्मूला लगेंगे, अगर डिफरेंट है तो सीधे याद रखना है 2⁻n। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नंबर कितना होगा? 2⁻n, मतलब n है आपका नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे, तो बात आपको सीधे सीधे समझ आ जाएगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सबसे पहला काम क्या करना है? एंड का ग्रुप देखना है कि एंड का ग्रुप सेम है या डिफरेंट है ना? एंड ग्रुप सेम है या डिफरेंट है। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 ना लगाओ, डिफरेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे C6H5 लगा दिया हमने, फिनाइल पीएच लगा दिया, तो यहाँ पे एंड ग्रुप हो गया CH3 और यहाँ पे एंड ग्रुप हो गया C6H5 पीएच, तो डिफरेंट हो गए। जैसे ही आपको डिफरेंट एंड दिखाई दे वैसे ही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2⁻n। कितने डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 डबल बॉन्ड है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 3। नंबर क्या हो जाएगा? GI का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे? 8। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे? 8। इसके बाद है, अगर साइड एंड के जो ग्रुप हैं वो सेम हो गए, साइड एंड के ग्रुप क्या हो गए? सेम हो गए, तब इस कैटेगरी में दो फॉर्मूला है अपने। पहला है, दो फॉर्मूला है अगर साइड एंड के ग्रुप सेम है, तो एक फॉर्मूला है आपका, अगर n जो है, ये जो नंबर है ये इवन है उसके लिए फॉर्मूला है, मतलब डबल बॉन्ड इवन है 2 4 6 इस तरीके से। और एक फॉर्मूला है n का नंबर अगर ऑड है, यानी डबल बॉन्ड का नंबर भी देखना पड़ेगा अगर ग्रुप हो गए सेम। तो साइड ग्रुप अगर सेम है तो पहले देखिए डबल बॉन्ड का नंबर, अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला और ऑड है तो अलग फॉर्मूला। इवन के लिए लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखिए GI का टू रेज टू पावर n-1 प्लस n/2 -1, इस तरीके इससे निकलेगा। अगर डबल बॉन्ड का नंबर इवन है और साइड चेन क्या हो गई? साइड चेन आपकी साइड ग्रुप क्या है आपके? सेम है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2⁻n-1 फिर प्लस 2⁻n/2 -1। दूसरी कैटेगरी में लिख लीजिए, अगर ऑड है तो फॉर्मूला है 2⁻n-1 प्लस, ये तो है ही कॉमन इसमें, यहाँ पे है जहां पे n/2 -1 है इवन वाले में, वहां पे ऑड वाले में है n+1/2, n+1/2 -1, ये सेम है n-1, और यहाँ पे n/2 -1 करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है n/2 और यहाँ पे क्या है? n+1/2। एग्जाम्पल लें, साइड ग्रुप सेम रखने पे इवन ले लेते हैं,
पहले छोटा सा एल्कीन ले लेते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, इवन है ना, साइड ग्रुप सेम हो गया। देखिए इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, और डबल बॉन्ड का नंबर कितना है, 2 है, तो क्या हो गया, इवन हो गया। इवन के लिए फॉर्मूला क्या था, 2 रेज टू पावर n-1, ये वाला लगाना है, GI का नंबर निकालना है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, यही था n/2 - 1। लगाइए कितना आ रहा है, देखिए जरा सा, थ्री आ जाएगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 3। साइड ग्रुप को डिफरेंट कर देते हैं, नहीं सेम ही रखना है अपने को। अब क्या करना है, ऑड कर देना, एक डबल बॉन्ड और बढ़ा दो, साइड ग्रुप सेम है, साइड ग्रुप तो सेम हो गया, और डबल बॉन्ड का नंबर 1 2 3 हो गया, तो n = 3 है तो ऑड है, तो GI का नंबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोलिए, ये था n+1/2 -1, ये था। चलिए लगा दीजिए, 3 - 1 क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 - 1 1, तो कितना आ जाएगा, 5 आ रहा है ना, 6 कैसे आ रहा है, तुम लोग की कैलकुलेशन मेरी खराब है कि तुम्हारी, हाँ 6 आए, सही है, आपकी कैलकुलेशन सही है। ये कान से निकालिए आप लोग, ये क्लास में इतनी भी ठंडी नहीं लग रही है। हाँ ये देखो, ये भी लड्डू बने बैठे, कर लेंगे ऐसे सवाल। अब एल्कीन में, अब यहाँ पे जैसे नंबर आया 3 है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसकी डिटेलिंग करेंगे अपन बाद में, क्योंकि कई एग्जाम्पल उसके हो सकते हैं, उसको बनाने में फिर 1-2 लेक्चर अपना। तो अभी आपको क्या करना है, क्योंकि आपके लिए एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ भी आना चाहिए कि कैसे बन रहे हैं 3, कैसे बन रहे हैं 4, कैसे बन रहे हैं 6, ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर तुरंत तुरंत आंसर निकालना है, आपको आंसर तुरंत निकालना होता है वहां पे, तो उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हालांकि फार्मूला भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ही है, लेकिन याद कर, हो गया सबका, सबने नोट कर लिया। चलिए अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक बिल्कुल बेसिक पॉइंट था, वो बताना आपको रह गया था। GI पूरा पढ़ लिया हमने, इसका रीजन नहीं पढ़ा है ना, कैसे, देखो बॉन्ड मेजर वे में ऑर्गेनिक में जो पढ़ोगे, सिंगल बॉन्ड पढ़ोगे या डबल बॉन्ड की बात करोगे, सिंगल की बात करोगे या
डबल बॉन्ड की बात करोगे, दो बॉन्ड की बात करोगे। सिंगल बॉन्ड आपको पता है कि किससे बना हुआ होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक कौन सा बॉन्ड होगा, पाई। ठीक, सिग्मा बॉन्ड अगर मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, आपको पता है, आपको 3 तरीके की ओवरलैपिंग सिखाई है, एस एस, एस पी और पी पी, सिग्मा बनाने के लिए। तो इसकी ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, ध्यान से देखिए जरा सा, नोट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, छोटी सी बात है ना। एस एस पी पी इस तरीके से एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग होती है, एक्सियल होती है, हेड ऑन कहते हैं इसको, है ना, इस तरीके की ओवरलैपिंग होती है। तो इस ओवरलैपिंग में बॉन्ड इस तरीके से एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक ही सिंगल क्लाउड से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड में हम लोग बोलते हैं कि कैसी ओवरलैपिंग हो रही है, साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग किस तरीके की होती है, लेटरल होती है। लेटरल ओवरलैपिंग में हम लोग बात करते हैं कि पी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा इधर भी होगा और थोड़ा नीचे की तरफ भी होगा। पाई बॉन्ड में दो तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। अब जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से एक्सिस पे होता है और एक जगह से ही इसका कनेक्शन होता है। अगर सिंगल बॉन्ड पे ग्रुप लगे हुए हैं कोई और आप उनको रोटेट करना चाहते हो, मतलब ये वाले जो ग्रुप हैं इनको, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में बोल रहे थे कि इसको फ्लिप कर देंगे, इसको इधर से इधर कर देंगे, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है कि जब यहां से आप रोटेट करना चाहते हो तो क्योंकि एक ही जगह से जुड़ा हुआ है तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड अगर केवल है उसको आप इस तरीके से एक एंड को एक जगह रख के दूसरे को अगर रोटेट करना चाहते हो तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रोटेशन हिंडर्ड है, या हम इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में कैसा रोटेशन होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसीलिए जहां पे सी सिंगल बॉन्ड सी होगा वहां पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा कि कनेक्शन एक तरीके से, अगर आप बोलोगे कि अब पाई में तो दो जगह से कनेक्शन हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है, तो आप कैसे रोटेट करोगे। यहाँ पे कुछ सिस्टम इस तरीके से डेवलप होता है कि एक को फिक्स कर दो, एक को इसको फिक्स कर दो और ये वाले पे आप रोटेट कर दो, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो। अपने को एनवायरनमेंट मिल जाता है कि आप थोड़ा सा इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में कैसा रोटेशन होता है, फ्री। तो जहां पे आप रोटेशन कर पाओगे, इन ग्रुप्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर पाओगे और इंटरचेंज करने से नया कंपाउंड बन जाएगा, तो वहीं पे आपको कौन सी आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, सिस ट्रांस देखने को मिलेगी। जहां पे रोटेशन नहीं होगा, जहां पे रोटेट करने से बॉन्ड ही टूट जाएगा, तो वहां पे उस आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन नहीं होगा। तो सी सिंगल बॉन्ड सी या सिग्मा बॉन्ड जहां पे होता है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, केवल रिंग के केस में मिलता है। जो रिंग की हम लोगों ने बात करी थी, रिंग जो होता है वो रिंग पे कुछ पोजीशन इस तरीके से होती है कि आप इंटरचेंज कर सकते। क्लियर है बात। तो ये पॉइंट नोट कर लो, एक लाइन में लिख लो इसको। इन सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन
N double bond N or ring compound, there is free rotation about this bond. There is free rotation about this bond. About this bond. डैश करके लिख लो. Cis trans isomerism is observed. Cis trans isomerism is observed. But in case of sigma bond, restricted rotation is present. C single bond C लिख लीजिएगा ब्रैकेट में. C single bond C. In case of sigma bond, C single bond C, restricted rotation. So cis trans isomerism is not observed. Cis trans isomerism is not observed. So cis trans isomerism is not. स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट हैं. अब जैसे इजेड में भी आपको एक ही दो एग्जांपल लेकर के मैंने करा दिया, अभी बस आपको इजेड बेसिक सिखा दिया. इसमें भी और कुछ 2-3 CIP रूल्स हैं, उनको करेंगे तब ये कंप्लीट होगा. नीट वालों के लिए इजेड इतना काफी है. इसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे जो आपने सीखा है. आप लोगों को और थोड़ा सा अलग से कुछ एग्जांपल्स स्पेशल कराएंगे. नेक्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. लिखने से पहले पूरा समझिएगा, फिर लिखना है. लिखने का काम अलग है और समझने का काम अलग है. पहले समझ लीजिए. थोड़ी सी अलग चीज है लेकिन बिल्कुल इजी है. चलिए देखते हैं. इसमें हम लोग एक टर्म यूज करेंगे बार बार, PPL. PPL को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपने व्हाइट लाइट ले लिया, तो आप देखते हो कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. ऐसे भी वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे भी, सारे डायरेक्शंस में पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं. पार्टिकल का वाइब्रेशन सारे डायरेक्शन. ठीक. लाइट इस डायरेक्शन में मान लो बढ़ रही है तो पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन सारे डायरेक्शंस में होता है. तो ये नॉर्मल लाइट हो गई. अब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको पोलराइजर भी कह सकते हैं, जो इस लाइट को कन्वर्ट करेगा PPL में. स्पेशल तरीके की लाइट में, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करेगा. पोलराइजर भी बोलते हैं. एक तरीके का एक प्रिज्म आता है, बोलते हैं निकोल प्रिज्म. इसकी ज्यादा डिटेल नहीं करनी है अपने को, नाम याद रखना है. नॉर्मल लाइट को PPL में कौन कन्वर्ट करेगा, पोलराइजर या निकोल प्रिज्म. अब जब इस निकोल प्रिज्म से इस लाइट को पास करा दोगे तो इस लाइट का जो, अगर इस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. लाइट अगर आगे की डायरेक्शन में बढ़ रही है तो PPL का मतलब है कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्शन इसके 90 डिग्री पे हो जाए. प्लेन का मतलब 90 बोलते हैं ना, प्लेन एंगल 90 बोलते हैं. ठीक है.
तो पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? वो लाइट जिसमें उसके डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो आगे मूव कर रही है, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? उसके परपेंडिकुलर। जिस डायरेक्शन में वो लाइट आगे बढ़ रही है उसके पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सारे पार्टिकल्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो इस लाइट को हम लोग बोलेंगे पीपीएल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल रोटेशन में इसी पीपीएल का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। अभी कुछ नहीं नोट करना है। अब कुछ कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक में, कुछ कंपाउंड हैं जिसके अंदर से अगर आप पीपीएल को पास करा दोगे, पीपीएल को क्या कराना है? उन कंपाउंड्स के सॉल्यूशन से आपको पास कराना है। एक पोलरीमीटर में एक ट्यूब होती है, उसके अंदर कंपाउंड फिल होगा, उसमें से आप किसको पास करोगे? पीपीएल को पास करोगे। पीपीएल का डायरेक्शन कैसा था? ऐसे डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन से आपने, इस कंपाउंड के सॉल्यूशन से आपने पोलरीमीटर ट्यूब में आपने इसको पास करा दिया। जब पास कराते हो तो इसका ये जो लाइट है इसकी वाइब्रेशन को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट इसी में पोलरीमीटर में होता है। तो आप देखते हो कि अब जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट में मुड़ जाएगी या राइट में। प्लेन पोलराइज लाइट किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी? या तो अब इसका रोटेशन राइट में दिखने लगेगा आपको, या कैसा दिखने लगेगा? लेफ्ट में। ओरिजिनली कैसे थी? ओरिजिनल कैसा था? ऐसा था। अब ये इधर मुड़ गया है ना, या ओरिजिनल ऐसा था, किधर मुड़ गया? इस तरफ मुड़ गया। राइट हैंड साइड को मुड़ जाए या लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ जाए। या इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पीपीएल का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, घूम गया थोड़ा सा, या एंटी क्लॉक। तो ऐसे कंपाउंड जो पीपीएल के डायरेक्शन को रोटेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और इस फिनोमिनन को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो पीपीएल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है इसी को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये जो कंपाउंड है अगर ये चेंज कर रहा है डायरेक्शन को तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इस फिनोमिनन को बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये जो लेफ्ट और राइट में घूम रहे हैं, जैसे वहां पे हम लोग आइसोमर्स का नाम दे रहे थे सिस और ट्रांस, यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं इनका हम लोग नाम देते हैं, एक को बोलते हैं डी फॉर्म और एक को बोलते हैं एल फॉर्म। ध्यान रखना है स्मॉल डी एंड स्मॉल एल यूज करना है, क्योंकि अभी केमिस्ट्री में कैपिटल डी और कैपिटल एल भी यूज करेंगे, एक नॉमेनक्लेचर सिखाएंगे आपको, तो वहां पे इसलिए आपको क्या यूज करना है? डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। जो राइट हैंड साइड में है उसको क्या बोलोगे? घुमाएगा डी फॉर्म, और जो लेफ्ट में घुमा रहा है उसको क्या बोलोगे? एल फॉर्म। ठीक है, इसको प्लस फॉर्म भी कहते हैं। किसी कंपाउंड जैसे लिखा हुआ है ग्लूकोज और उसके नीचे प्लस बना हुआ है तो मतलब वो कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ग्लूकोज लिखा हुआ उसके नीचे माइनस बना हुआ है तो वो कैसा होगा?
एल फॉर्म है। डी का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एल का फॉर्म होता है लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। डी एल प्लस माइनस डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, शॉर्ट में डेक्स्ट्रो लीवो भी कहते हैं। जैसे मार्केट में अगर आप ग्लूकोज खरीदने जाओ तो ग्लूकोज कभी अगर मतलब किसी को जरूरत पड़े लेने की, तो आप ग्लूकोज आएगा तो आप देखेगा कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, कैपिटल डी कैपिटल एल मेंशन है, स्मॉल डी स्मॉल एल मेंशन है, क्या मेंशन है, प्लस माइनस लिखा है, डेक्स्ट्रोज शुगर लिखा है, क्या लिखा है। ठीक है, जो देखेगा तो आपको पता चलेगा कि आपके पास जो ग्लूकोज आया वो कैसा। अगर कैपिटल डी लिखा है यानी पीपीएल को वो कहाँ घुमाएगा, राइट में। अगर इस कैपिटल नहीं स्मॉल, और अगर स्मॉल एल लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो कहाँ पे घुमा देगा, लेफ्ट में घुमा देगा, या उसी को बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। तो सारा अब डायग्राम बनाइए। बात समझ में आई कुछ? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप का फिनोमेनन है। पहले लिख लो पीपीएल, पीपीएल बना लो, पीपीएल लिख लो। अब फिर बताते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा कौन सा नहीं शो करेगा। क्या हुआ प्राख्या? अच्छा, ये पेज हो गया। एक लाइन लिखनी है, कितनी देर लिख लगा रहे हो? क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन, ठीक है। सर कुछ दिखा रहे होंगे महाभारत। मैडम जल्दी नोट करिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत है दुनिया में, डिस्ट्रैक्ट होते रहिए तो होते। ये लिखो डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ लाइट प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तेज बनिए, कैसे करेंगे आप लोग, दुनिया में पीछे रह जाएंगे। लोग धक्का मार के आगे निकलते। हाँ डालेंगे। ये कंपाउंड पोलरीमीटर ट्यूब में भरा जाएगा, फिर उसके बाद वो इंडिकेट करेगा रोटेशन को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तब वो जब पोलरीमीटर का एक्सपेरिमेंट करे देखे।
अभी क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसे आपको समझा दी जाती है, याद करो बेटा, है ना। जैसे फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं तो आपको लेटस मैथ्स में होता है लेटस एज्यूम, एज्यूम कर करके उसको सब में ही होता है। केमिस्ट्री में तो पूरा ही गैसेस, बहुत सारी सारी गैसेस आइडियल होती नहीं है, सारी गैसेस रियल होती है, सब गैसेस में आइडियल गैस इक्वेशन निकाल के अप्रॉक्स आंसर निकालते हैं। फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करने में भी अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है दुनिया भर का। जल्दी करो, इसमें ज्यादा है क्या? एक ही लाइन में लिखना, डी फॉर डेक्स्ट्रो, डी फॉर्म, प्लस फॉर्म, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एल फॉर्म, लिवर रोटेटरी, माइनस फॉर्म। कंपाउंड क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और फिनोमिनन क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। स्टीरियो के दो पार्ट थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। दूसरा वाला पढ़ रहे हैं हम लोग। अब खुश हैं आप लोग? चलिए अब पढ़ते हैं कि कैसे कंपाउंड्स में डी और एल तो समझ में आ गया आपको। अब कैसे कंपाउंड्स में ये एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, एक बार जेई में सवाल पूछ लिया, फिर आपको बताते हैं आगे की बात। यही स्लाइड थी ना, बस हो गया। हो गया सबका? चलिए अब एक एक छोटा सा सवाल है। क्वेश्चंस में स्पेसिफिक रोटेशन निकाला जाता है कंपाउंड्स के लिए। क्या निकालते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। किसके थ्रू निकालते हैं? ऑब्जर्व्ड रोटेशन के थ्रू। जो एक्सपेरिमेंट में आपका रोटेशन का एंगल आएगा ना, एंगल आता है ये, तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन जो आता है उसको यूज करके हम लोग निकालते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो ऑब्जर्व्ड रोटेशन का जो एंगल होता है थीटा बोल देते हैं उसको। और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, छोटू सा फॉर्मूला है, एक बार जेई में सवाल आया है। हाँ ज्यादा नहीं, कभी आया नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें तो। कभी तो देखा था मैंने, कुछ खास मतलब ऐसी बात ही नहीं है तो उसमें। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पूछने के लिए बहुत कुछ है, वो पूछा था उन्होंने, क्यों पूछा था पता नहीं, जो भी है। स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का फॉर्मूला है थीटा डिवाइडेड बाई सी, थीटा डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाइड बाई एल। थीटा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड का जो सॉल्यूशन आप बनाओगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। और इसको लेना है आपको ग्राम पर एमएल में। कॉन्सेंट्रेशन किस में लेनी है आपको? पर्टिकुलर है, ग्राम पर एमएल में ही लेनी है। एल है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर की जो ट्यूब है उसमें कितने लेंथ तक, लंबाई तक सॉल्यूशन फिल किया गया है, उसकी लेंथ पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। और इसको रखना है अपने को डेसीमीटर। इस फॉर्मूला में किस में रखना है इसको? डेसीमीटर। थीटा एंगल में होगा आपका, एल हो गया आपका डेसीमीटर में, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, सोल्यूशन
कितने लेंथ तक भरा हुआ है उस ट्यूब में, और आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml में ले ली है। सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी और में दी है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर ml में कन्वर्ट करना है। तो आपका उस सोल्यूशन का, उस ऑप्टिकल कंपाउंड का क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन। ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे उसमें दिया जाएगा कि इतना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो कुछ खास बात नहीं है। थीटा बाई सी एल याद रखेंगे। सी में ध्यान रखना है ग्राम पर एमएल, एल में ध्यान रखना है डेसीमीटर। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। ये सब तो क्या था, बिल्कुल 3 नंबर की बात थी। अब 1 नंबर की बात कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई शो करेगा, कंपाउंड जो शो करेगा उसको बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं शो करेगा कंपाउंड उसको बोलोगे आप ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? इसके लिए पढ़ते हैं हम लोग अच्छा सा एक छोटू सा एक टॉपिक, जिससे अपने आप में सवाल आ जाते जेई और नीट में। कायरल कार्बन एंड कायरल सेंटर। कायरल कार्बन एंड कायरल सेंटर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, फिर इसको रिलेट करेंगे ऑप्टिकल से। कायरल कार्बन, कई लोग किरेल भी बोलते हैं, कायरल, कायरल कार्बन एंड कायरल सेंटर, या इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं। क्या है ये, अगर कोई कार्बन है और उसके साथ चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, कोई कार्बन है उसके चारों तरफ चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सैचुरेटेड है, तो ऐसे कार्बन को क्या कहते हो, कायरल कार्बन कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं, कहते हैं। ऑल 4 ग्रुप्स अराउंड अ कार्बन आर डिफरेंट, उसी को क्या बोलोगे, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्री नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, इस पे COH लगा दिया आपने, इस पे H लगा दिया, इस पे OH लगा दिया, इस पे CH3 लगा दिया। तो ध्यान से देखो, कार्बन पे एक ग्रुप H, एक OH, एक COH, एक CH3, तो कैसा कार्बन बन गया ये, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन को हम लोग ऐसे डायग्राम में इस तरीके से दिखाएंगे, जिस कार्बन पे कायरलिटी होगी उसको स्टार बना देंगे, उसको क्या बना देंगे, स्टार। ये कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। कंपाउंड का क्या नाम है ये, कार्बन के चारों तरफ COH, H, OH और CH3 लगा दिया, तो कंपाउंड का क्या नाम हो गया, लैक्टिक एसिड। टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं जाना है, टाइम देखो। तो कायरल कार्बन पहचान लेंगे कंपाउंड में। और जिसमें कायरल कार्बन होगा
रेड दिखता नहीं है ना, जिसमें कायरल कार्बन होगा उस मॉलिक्यूल को बोलोगे कायरल मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को क्या कह दोगे, उस मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल। हो गया। ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है? ऑनलाइन, ऑनलाइन कहाँ है? चलिए अब एग्जांपल देखते हैं कायरल मॉलिक्यूल की, जरा सा एक पॉइंट पहले स्टार बना के लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कार्बन पर नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही स्टार बना, नोट लिख के लिख लो। इफ कंपाउंड हैव ओनली वन कायरल कार्बन, कंपाउंड में अगर केवल एक कायरल कार्बन है, देन it will be optically active। मतलब इसमें कोई 0.00001% का भी शक नहीं है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, शो करेगा। अगर कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इफ कंपाउंड हैव टू कायरल कार्बन, अगर दो कायरल कार्बन है, देन इट में कुछ केसेस हैं जिसमें शो करेगा, कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं शो करेगा। एग्जाम्पल करेंगे हम। इट में और मे नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, दोनों केसेस पड़े। लेकिन अगर एक कायरल कार्बन दिख गया, कंपाउंड में केवल एक कायरल कार्बन है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब एग्जांपल देखते हैं कायरल के। भगवान बचाओ, चलो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है, एक कायरल है ना, चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, तो कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव? ओए बोले तो बोलिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव को लिखेंगे ओए और इनएक्टिव को क्या लिखेंगे, ओ आई, ऑप्टिकल इनएक्टिव। जिसमें स्टार होगा उसको क्या होगा, ऑप्टिकली। क्लियर है बात? और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर।
जैसे मान लो ये CH3 लगा हुआ है, इधर Cl35 लगा दिया, इधर Cl37 लगा दिया। अगर आप आइसोटोप्स लगा देते हो ना, Cl35 और Cl37 लगा दिया आपने, आइसोटोप्स अगर आप लगा देते हो तो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी मिल जाती है। मतलब ये चारों को अलग ग्रुप मान लिया जाए, दोनों को मान लिया जाएगा अलग। तो आइसोमर्स भी लगा दें तो भी बन जाएगा। कोई कायरल कार्बन है, देखिए सारे कार्बन को। दीवा, बोर्ड पे ध्यान दो, हमसे पूछो। कहाँ? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कैसे? हम्म, अगर दो ग्रुप सेम हो गए तो ऑप्टिकली क्या बन जाएगा? इनएक्टिव बन जाएगा ना। इधर पे CH2 हो गया, ये भी CH2 ही है, और ये कार्बन पे एक Cl एक S था, लेकिन दो ग्रुप सेम हो गए ना। खुश हैं आप? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, कोई कायरल कार्बन नहीं है। चलिए अब बताइए। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार से इधर जरा देखिए, गौर फरमाइए। जब साइक्लिक कंपाउंड हो, इस तरीके का कंपाउंड आपको दिख रहा है ना, तो आप पूरा पूरा वे देखिए कि किस वे से वो जा रहा है, सीरीज है ना। इधर आप देखोगे तो इस कार्बन पे H और Cl अलग अलग हो गए, इधर आते हो तो CH2 अगर यहीं पे डिसाइड कर लोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। इधर जैसे ही आते हो, इधर आता है CH और इधर CH3, इधर आते हो तो CH2 और फिर ये वाला ग्रुप आ रहा है। मतलब ये वाला वे और ये वाला वे इस पॉइंट पे आके अलग हो गया, डिफरेंट मान लिया गया इसको। कैसे? हैं तो साइक्लिक ही, एक के बाद एक ही आएंगे, लेकिन देखना कैसे। इस कार्बन के अराउंड इधर से गए तो CH2, फिर CH आ गया, इधर से गए तो CH2 क्या आ गया, फिर CH2। तो ये रास्ता अलग मान लिया गया, ये अलग मान लिया गया, ये दोनों तो अलग अलग थे ही। यानी कि केवल पहले पहले कार्बन को देख के ही डिसाइड नहीं करना है, पूरा वे चेक करना है कि इधर से जाने में कहीं डिफरेंट तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे CH2 मिला, यहाँ तक ठीक था, CH2 था, यहाँ पे क्या मिल गया, CH, फिर यहाँ CH3 अटैच है, तो ये वे अलग हो गया, ये वे अलग हो गया, ये अलग है, ये अलग है, तो कायरलिटी आ गई। तो ये कार्बन को क्या मान लोगे, कायरल, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। यही देखना है इसमें, यही इसमें देखना है। कई सारे कंपाउंड्स आपको उठा के दे देते हैं और आपको बोल देंगे इसमें कायरल कार्बन का नंबर बताइए, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी नहीं होगी, क्या होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये नोट हो गया सबके एग्जाम्पल, ये सारे कितने हो गए,
चलिए देखिए, कोई कार्बन कायरल है क्या? एक है कि दो है कि कौन सा है, आपको बताना है सोच के। थोड़ा सा जो सिखाया है उसी से चलना है। कार्बन उठाइए, कार्बन के दोनों तरफ जाइए। हम्म हम्म नहीं है। कायरल कार्बन कौन सा है ये बताना। अगर मैं बोल दूं है तो आंसर दीजिए, कौन सा है? दो कायरल हैं, कौन कौन से? ये और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो CH2 है। इस पे दो ग्रुप तो पहले ही सेम दिख रहे हैं। इस पे दो ग्रुप तो पहले ही सेम हो गए, 2H हो गए ना, तो इसका तो चांस पहले ही खत्म। ये भी नहीं हो सकता। इस ये वाला, अब 3 बचते हैं, इनको देखना है, इनको देखना है, इनको चेक करना है। कुछ लोग कह रहे हैं ये वाला है, कुछ कह रहे हैं ये वाला है, क्योंकि उस पे दो ग्रुप तो पहले ही सेम दिख रहा है ना। CH2 का मतलब दो हाइड्रोजन सेम हो गए, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दो पहले ही सेम मिल गए। चलिए अब दोनों रास्ते से चलिए, दोनों तीनों कार्बन को देख के 1 पे आइए। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हमने किसको किसको पहले ही डिक्लेयर कर दिया, 2 4 6 को पहले ही डिक्लेयर कर दिया कायरल नहीं है ना। जो कायरल नहीं होता उसको बोलते हैं अकायरल। ए कायरल, अकायरल। चलिए अब बताइए कौन सा है? 3 और 5। चलिए देखते कैसे है। चलिए बताया जाए, इधर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, दोबारा से स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए नंबर 3 को देख रहे हैं, देखो नंबर 3 को, क्लास बोर्ड पे देखो। इधर से आ रहे हैं ये वाले रास्ते से, CH2 CH, इधर CH3, यहां तक 2 पॉइंट तक चले। इधर से आओ CH2 CH, इधर CH3 आया था, इधर क्या आ गया? हाँ हाँ बस एक